Welcome to our podcast. We, the student of Marathwada Mitra Mandal College from Department of Journalism and Mass Communication, are going to pay tribute to Honorable late Ratan Tata. So I, Vaidehi, along with Rutvik, Aditya, Harshada, Dhruvi, Nilakshi and Ashwini welcome you to our podcast. रतन टाटा का कैरेक्टर उनके अकेले बचपन और उनके माँ बाप के डिवोर्स के बाद के चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस की वजह से शेप हुआ। उनके बचपन में ना सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का टूटना फेस किया, बल्कि उन्होंने स्ट्रेस और चिंता को भी महसूस किया जो एक यंग माइंड पर बहुत गहरा असर डालती है। रतन की दादी लेडी नवाज़बाई टाटा, जो सर जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे की विधवा थी, उनके जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्टेबल सपोर्ट बनी। रतन की माँ सोनी ने उन्हें सिर्फ 10 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया और उनके पिता ने बाद में दूसरी शादी करके एक न्यू फैमिली स्टार्ट की। इन कंडीशंस ने ही रतन की लाइफ में एक लोनलीनेस और अनस्टेबिलिटी को जन्म दिया। रतन टाटा की दादी ने रतन को बचपन से ही इस बात का एहसास दिलाया कि उन्हें अपने परिवार के नाम को ऊंचा करना है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन ले। रतन टाटा की दादी को उनकी एबिलिटीज़ पे बहुत ट्रस्ट था और उनकी इसी फेथ ने एक शाय यंग बॉय को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में वो फैक्ट्री के मजदूरों के साथ काम करते थे। बाद में उनके मेहनत और बुद्धिमत्ता की वजह से वो आगे बढ़े और 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे कंपनियों का नेतृत्व किया। रतन टाटा की जीवन शैली सादी और अत्यंत प्रेरणादायक है। टाटा समूह के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें कोई आलीशान जीवन शैली अपनाई नहीं। वो एक बेहतरीन सादा जीवन जीते थे। उन्हें महंगी गाड़ियाँ या लग्जरी जीवन में उनको कोई रुचि नहीं थी। ऑफिस जाने के लिए साधारण अपने कंपनी में बनाई हुई नैनो कार का उपयोग करते थे। छुट्टियों के दिन में वो एकांत में समुद्र के तट पर बिताते थे। इतने ऊंचे पद पर रहते हुए वो 1 BHK फ्लैट में रहते थे। देश विदेशों की यात्रा उन्हें अकेले करना पसंद थी और रतन टाटा के बारे में खास बात, वो जानबूझकर मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहते थे। रतन टाटा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका विनम्रता है। उन्होंने हमेशा अपने द्वारा प्राप्त हुई सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया है और अपने लिए प्रसिद्धि या महत्वाकांक्षा कभी नहीं थी। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा ग्रुप्स ने कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आज टाटा ग्रुप्स के परिवर्तन के पीछे उनकी 3 प्रमुख कंपनियां टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल है। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को लॉन्च किया, जो कि एक्सपेक्टेशन रीच नहीं कर सकी और एक घाटे का सौदा साबित हुआ। उसके बाद 1999 में रतन टाटा अपनी कंपनी का सौदा करने फोर्ड मोटर्स के पास गए, जहां पर फोर्ड के मालिक ने मीटिंग के वक्त कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम पैसेंजर कार क्यों बना रहे हो। यह बात सुनकर उन्होंने तय किया कि वह टाटा मोटर्स को नहीं बेचेंगे। कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स ने फिर से इंडिका को लॉन्च किया, जो कि बड़ी सक्सेस प्रूव हुई। 2008 में फोर्ड जब आर्थिक संकट से गुजर रही थी, तब टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर को अपने अतिरिक्त शामिल किया। उन्होंने TCS को भी इसी दृष्टिकोण से वैश्विक दर्जे तक पहुंचाया। रतन टाटा ने हमेशा से ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया है जो कि जनता की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि टाटा हाउसिंग, जिसका उद्देश्य भारत में कम आय वाले परिवार के लिए घर दिलवाना था। इन्हीं सभी बातों की वजह से रतन टाटा जी ने देश और विश्व भर में अपने अस्तित्व का निर्माण किया है। रतन टाटा का नाम ले और उनकी दरिया दिली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रतन जी का मानना था कि अपनी संपत्ति का उपयोग केवल लोक सेवा में होना चाहिए और ना कि स्वार्थ के लिए। इस सोच का मैनिफेस्टेशन हम टाटा ग्रुप के ट्रस्ट में देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी और पुराने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में टाटा का नाम सबसे पहले आता है। इन ट्रस्ट में 66% शेयर्स टाटा सन्स कंट्रोल करते हैं, जिसका प्रॉफिट चैरिटी और फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए यूज होता है। रतन जी ने समाज के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अग्रसरता से अपना योगदान दिया है। जो लोग बेसिक फैसिलिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते,
उनके लिए अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं। उनकी दरियादिली केवल इंसानों तक सीमित न रहते हुए पशुओं को भी शामिल करती है, ये हम जानते हैं। अबोल पशुओं को अपनी आवाज देकर रतन जी ने हमें फिलैंथ्रोपी शब्द का अर्थ सही मायनों में बताया है। लेकिन टाटा समूह को अब सबसे बड़ा झटका लगा है, वो है रतन सर का देहांत। तो सवाल ये है, कौन होगा अगले चेयरमैन पद का दावेदार? दावेदारी पेश करने के लिए तो कई सारे नाम हैं, लेह टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा और नेविल टाटा। लेकिन इन सब में जो सबसे उभर कर नाम आ रहा है वो है मिस्टर नोएल टाटा। नोएल टाटा रतन सर के सौतेले भाई हैं और उन्हें ही इस पद का प्रबल दावेदार समझा जा रहा है। नोएल सर टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन है और उसी के साथ वोल्टास, ट्रेंड, टाटा स्टील जैसी कंपनियों में कई महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। टाटा समूह की परंपरा के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हमेशा पारसी समुदाय से ही रहे हैं। अगर नोएल सर चेयरमैन बनते हैं तो वो समूह की संस्कृति और उसकी जड़ों को और मजबूत कर सकते हैं। नोएल सर दारोजी टाटा ट्रस्ट के 11वें और रतन सर टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बन सकते हैं। रतन सर ने स्टील, ऑटोमोबाइल और कई सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। क्या रतन सर ने जो भरोसा, जो विजन टाटा समूह को दिया है, क्या मिस्टर नोएल टाटा उस भरोसे को बरकरार रख पाएंगे? क्या नोएल टाटा समूह की इस विरासत को आगे ले जा सकते हैं? करोड़ों की संपत्ति लेकिन अमीरों की लिस्ट में दिखने की चाहत नहीं, कुछ ऐसे थे रतन टाटा। टाटा सन्स के चेयरमैन और दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा कभी भी अरबपतियों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए, जबकि टाटा कंपनी का कारोबार नमक से लेकर स्टील और सॉफ्टवेयर से लेकर ऑटोमोबाइल और एयरलाइंस तक फैला हुआ है। रतन टाटा को ऐसे ही देश का रत्न नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण पेश किए कि हर कोई उनके दयालुपन का कायल हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा में ऐसी खूबियां थी जिसके कारण लोग उनकी इज्जत करते हैं और कुछ लोग तो उन्हें पूछते भी है। अपने कर्मचारी से लेकर एक आम आदमी तक व देश के प्रति लगाव ही उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। कोविड-19 में 500 करोड़ दान देने से लेकर लावारिस जानवरों के लिए उनका प्रेम ही उन्हें दूसरे अरबपतियों से अलग बनाता है। जब टाटा अपने एक बीमार कर्मचारी से मिलने अचानक पुणे उसके घर पहुंचे, तब कर्मचारी का पूरा परिवार अचंभित हो उठा। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। ऐसे कई किस्सों में रतन टाटा अपने कर्मचारियों की मदद के लिए आगे आए। वे भारत और उसके लोगों के बारे में आशावादी बने रहे और उन्होंने मार्क ट्वेन की कही गई बात को सच साबित कर दिया, द बेस्ट वे टू चीयर योरसेल्फ इज टू ट्राई टू चीयर समवन एल्स। इसी तरह उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में जिया, विच मेक्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। रतन टाटा को सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहना गलत होगा, क्योंकि वो एक ट्रू विजनरी है। उन्होंने हमेशा बिजनेस को एक ऐसे टूल की तरह देखा जो सोसाइटी को बदलने में मदद कर सके। जब टाटा ग्रुप का लीडरशिप उन्होंने 1991 में संभाला, तब उन्होंने देश के बाहर भी एक्सपेंशन का सपना देखा। जैगुआर लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदकर टाटा को ग्लोबल मैप पर ला दिया। उनका एक और विजन था, आम आदमी के लिए इनोवेशन। टाटा नैनो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रतन टाटा ने हमेशा सोचा कि हर इंसान को एक अफोर्डेबल और सेफ कार मिलनी चाहिए। तब उन्होंने नैनो लॉन्च करके अपना ये सपना सच किया। आज के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, ओला और पेटीएम जैसे कंपनीज को सपोर्ट करना दिखाता है कि उनकी विजन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रही है। रतन टाटा का विजन सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित नहीं था, बल्कि सोसाइटी और दुनिया को बदलने तक था। The amount of contributions made by Mr. Ratan Tata are immeasurable. The impact he has made on society makes me wonder about a world without Tata. This podcast has been published by Marathwada Mitra Mandal's College of Commerce, Journalism and Mass Communication Department under the able guidance of HOD Mr. Santosh Shainai sir, assisted by faculty members, Assistant Professor Mr. Swapnil Kamble and Assistant Professor Dr. Nutan Khanegaonkar.